कहानी की शुरुआत होती है एनक्लेव नामी रिसर्च फैसिलिटी से। ये ऐसी जगह थी जहां जानवरों पर प्रयोग होते थे और ये जानने की कोशिश की जाती कि न्यूक्लियर वॉर के बाद उनमें कौन से जेनेटिक बदलाव आए। इस फैसिलिटी में विल्जिक नाम का एक वैज्ञानिक भी काम करता था जो कि कुत्ते के बच्चे को बचा लेता है और खुफिया तौर पर वो उसे अपने लैब में बड़ा करता है। हालांकि ये सब यहाँ के नियम के खिलाफ था। अब यहाँ काम करने वाले लोगों के हाथों में भी वही उपकरण था यानी पिप-बॉय, जिससे ये साबित होता है कि ये भी वॉल्टेक कंपनी का ही एक प्रोजेक्ट है। ये लोग जमीन के अंदर नहीं बल्कि सतह पर रहते थे। अब या तो ये लोग महायुद्ध के कुछ साल बाद वॉल्ट से निकले होंगे या फिर ये किसी तरह से युद्ध से बच गए। इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। विल्जिक ने अपने लैब में कुत्ते को तो छुपाया ही था, मगर इसके अलावा वो कुछ खुफिया एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहा था और एक दिन वो कुछ ऐसा बना लेता है जो उसके हिसाब से इस दुनिया को बदल देगा। वो किसी तरह की ऊर्जा थी, छुपाने के लिए वो उसे अपने शरीर में इंजेक्ट करता है, खासकर अपने सर में। हाँ, एक बात तो भूल ही गए, काफी दिन बाद बेंजामिन लाइनस को देखा, वही लॉस्ट वाला बंदा। सोचा नहीं था किसी और सीरीज में इसके कैरेक्टर को एक्सप्लेन करेंगे, मगर बदकिस्मती से विल्जिक का कैरेक्टर ज्यादा समय के लिए कहानी में नहीं टिकने वाला। एक दिन उसका ये राज सबको पता चल जाता है और मजबूरन उसे अपनी जान पर खेलकर उस जगह से भागना पड़ा। विल्जिक ही कहानी के बाकी किरदारों को एक साथ जोड़ता है क्योंकि ब्रदरहुड की सेना भी इसे ढूंढ रही है और वो पिशाच कूपर भी, क्योंकि इसके सर पर बड़ा इनाम रखा गया है। अब जाते हैं लूसी के पास, जिसे अपने वॉल्ट से निकले एक दिन हो चुका है। अभी तक वो किसी इंसान से नहीं मिली थी, मतलब जिंदा इंसान, क्योंकि हर तरफ बस सूखी लाशें या हड्डियां ही थी। लूसी को कोई अंदाजा नहीं था कि असल में उसने कैसी दुनिया में कदम रखा है। तो रात बिताने के लिए वो एक जगह रुकती है, आग जलाती है और बड़े आराम से सो जाती है। फिर आधी रात को उसकी आंख खुली जहां विल्जिक का कुत्ता उसके सामने खड़ा था और गुर्रा रहा था, मगर वो लूसी पर हमला नहीं करता बल्कि वहां के एक म्यूटेटेड कॉकरोच पर हमला कर देता है। वो उसे खाने लगा। लूसी के सामने विल्जिक बैठा हुआ था, गन थोड़ी दूरी पर थी। लूसी ने खुद को तैयार कर लिया था कि वो गन उठा लेगी, मगर विल्जिक कहता है कि महायुद्ध से पहले लोग मजाक में कहते थे कि कॉकरोच न्यूक्लियर ब्लास्ट को झेल नहीं पाएंगे, मगर उन्होंने सिर्फ उस धमाके को झेला ही नहीं बल्कि उसके रेडिएशन से फायदा उठा लिया। उनका आकार 10 गुना बढ़ गया। लंबे एंटेना की मदद से वो झुंड में हमला करने लगे और दांत इतने तेज कि बड़े से बड़ा शिकार आसानी से खा ले। इंसान जितना विल्जिक ने असल में लूसी की जान बचाई थी, क्योंकि आग जलाना यहाँ खतरे से खाली नहीं। रेडिएशन की वजह से अब पृथ्वी के बहुत से जानवर बदल गए हैं। कुछ का परिवर्तन हो चुका है तो कुछ रेडियो एक्टिव है। कॉकरोच और बाकी कीड़े अब आकार में काफी बढ़ चुके हैं। खैर, विल्जिक लूसी से कहता है कि अगर तुम अंधेरे में आग जलाओगी लड़की तो मारी जाओगी। लूसी कहती है कि मैं अपने पिता को ढूंढने आई हूँ। विल्जिक उसे समझाता है कि अपने वॉल्ट में वापस लौट जाओ, ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो, जल्द ही मारी जाओगी। तुम जहाँ से आई हो वहाँ पर नियम और कानून होता है और यहाँ तो जंगल राज है, कोई कायदा नहीं। मगर लूसी फिर भी यही कहती है कि नहीं, पिता को लिए बिना मैं वापस नहीं जाऊंगी। उसे मोल्डेवर नामी औरत ले गई। विल्जिक उसे कहता है कि अगर तुम्हें यही रहना है तो यहाँ के रंग में रंगना होगा, पर सवाल ये है कि क्या तब भी तुम्हें उन चीजों से लगाव रहेगा जब तुम पर यहाँ की हैवानियत हावी हो चुकी होगी। ये सब कहने के बाद विल्जिक अपने कुत्ते को लिए वहाँ से जाने लगा। लूसी उसे रोकना चाहती थी और बात करना चाहती थी, मगर विल्जिक बस चला जाता है। रात गुजरते ही लूसी फिर से अपने कोच पर निकल जाती है। रास्ते में उसे एक घर दिखा और उस घर के बाहर एक आदमी था, इसलिए लूसी उससे रास्ता और खासकर रेडर्स के बारे में पूछने के लिए रुकती है। ये आदमी बीमार लग रहा था और थोड़ा सनकी भी था, क्योंकि वो रेत से पानी निकालने की कोशिश कर रहा था। भला रेत में पानी होता है क्या? पर मजाक मजाक में हमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि अब इस दुनिया में साफ पानी कितना अनमोल है। खैर, ये आदमी रेडर्स के बारे में तो जानकारी नहीं दे पाता। वो लूसी से कहता है कि तुम्हें फिली जाना चाहिए, जो कि एक छोटा सा शहर है। इशारा करके वो लूसी को दिखाता है कि वो उस टेले पर आबाद है। वो आदमी पीने का पानी मांगता है और लूसी उसे पानी दे देती है, जो कि वो पूरा का पूरा गटक लेता है। लूसी ठहरी भोली वाली, वो क्या कर सकती थी। जाते जाते वो आदमी उसे अपने साथ रहने का भी कहता है कि मुझसे शादी कर लो, मैं बीमार हूँ, मुझे ज्यादा दिन तक झेलना नहीं पड़ेगा, मर जाऊंगा तो सारी जायदाद तुम्हारी हो जाएगी। मगर इस रेगिस्तान में जायदाद का क्या करना। लूसी उसे शुक्रिया कहकर फिरी आती है। जंगल के बीच बसा ये एक शहर था और मार्केट भी, जहाँ हर तरह के चीजों का सौदा होता था। जैसे कि विल्जिक ने कहा था कि यहाँ जंगल राज है, तो किसी का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं। वैसे पहला एपिसोड देखते समय ऐसा लगा नहीं था कि ऊपर इंसान बच गए होंगे, मगर इंसान तो बच ही गए, मगर अपनी हिंसा वाली फितरत को भी जिंदा रखा। तो क्या फायदा न्यूक्लियर वॉर का? लोग तो अभी भी एक दूसरे के दुश्मन है, एक दूसरे को मारते हैं, युद्ध तो अभी भी है। खैर, पूछते पूछते लूसी एक दुकान में पहुंच जाती है, जिसकी मालिकिन एक बुजुर्ग औरत थी। फिल्म में हमें कूपर नामी पिशाच के भी दर्शन हो जाते हैं। काउबॉय गेटअप वाला ये मौत की मशीन कहानी का काफी दमदार किरदार है। कूपर वहाँ बेरा किसी का इंतजार तो कर रहा था। लूसी उस औरत जिसका नाम जैन था रेडर्स के बारे में पूछती है। जैन उस पर हंसने लगी, कहती है कि वॉल्ट वाले यहाँ ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहते। अच्छा, यही होगा लड़की के तुम यहाँ से दबा हो जाओ। इस दुकान में बहुत सा सामान था जो वॉल्टेक कंपनी का था। लूसी को लगा शायद यहाँ कानून चलता है, इसलिए वो उस पर गैर कानूनी धंधा करने का आरोप लगाती है, जिस पर वो औरत हंसने लगी कि तुम लोग कितने भोले हो, उन लोगों ने तुम्हें क्या बना दिया है। लूसी कहती है कि वॉल्ट वाले लोग बहुत अच्छे हैं, जिस पर वो औरत गुस्से में कहती है कि वॉल्ट रईस लोगों ने अपने लिए बनाया था, बाकी दुनिया से उनकी कोई हमदर्दी नहीं थी। लूसी कहती है कि मोल्डेवर नामी औरत और उसके गुंडों ने मेरे पिता को पकड़ लिया, मैं उसे ले जाने आई हूँ।
जैन पूछती है कि पागल लड़की, तुम्हें लगता है कि तुम अपने वॉर्ड से बाहर आकर दुनिया के खतरनाक लोगों के पास जाकर उनसे अपने पिता को मांगोगी और वो खुशी से दे देंगे? वो उसे धमकाती है कि तुरंत यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि यहाँ हर कोई वॉल्ट वालों से नफरत करता है, बस उनका बेचा उड़ाना चाहता है। निराश लूसी जैसे ही बाहर निकलने वाली थी तब वो विल्जिक और उसके कुत्ते को यहाँ अंदर आता देखकर हैरान रह गई। पूछती है कि तुम? विल्जिक अभी उसे चेतावनी दे रहा था कि लड़की यहाँ से जितना जल्दी हो सके चली जाओ, ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। लूसी कहती है कि मैं जिससे भी मिलती हूँ वो यही कहता है, मगर मेरे बारे में कोई कुछ नहीं जानता। विल्जिक उसे उसके वॉल्ट के बारे में पूरी जानकारी बताने लगा, जैसे वॉल्ट कोई खुली किताब हो। ये सुनकर लूसी को काफी हैरानी भी हुई। पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, तुम्हें ये सब कैसे मालूम? तब जैन बाहर आती है और लूसी को वहाँ से जाने के लिए कहती है, मगर दूर बैठा पिशाच कूपर उठ जाता है और पूछता है कि तुम पेशे से डॉक्टर तो नहीं? क्योंकि कल रात एक शिकार की खबर आग की तरह फैली थी और उस शिकार की शक्ल तुमसे मिलती है। तुम्हारे सर पर बड़ा इनाम रखा गया है। जैन उसे कहती है कि तुम्हारे जैसों का यहाँ आना मना है। तो कूपर कहता है कि नियम तोड़ने में मुझे मजा आता है। जैन बताती है कि इसे सही सलामत पहुँचाने के लिए मुझे इनाम मिल चुका है, अब तुम दफा हो जाओ। तब कूपर गन निकालकर विल्जिक का एक पैर उड़ा देता है, मतलब कि वो सही सलामत तो नहीं रहा। वो जैन के पैर को भी शूट करता है। तभी लूसी बीच में आती है, जो उस पिशाच को कानून सिखाने की कोशिश कर रही थी। कूपर को हंसी आ रही थी और वहाँ मौजूद बाकी लोग भी काफी हैरान थे कि आखिर ये किस दुनिया से आई है। लूसी ट्रैंकुलाइजर का भी इस्तेमाल करती है, मगर उसका पिशाच पर कोई असर नहीं होने वाला था। गन उठाकर वो जैसे ही लूसी को शूट करने वाला था तब उसे एक आवाज रोक देती है। वो आवाज थी एक नाइट की। ये नाइट यहाँ कैसे पहुंचा, इसके लिए कहानी में थोड़ा सा पीछे जाते हैं। ब्रदरहुड सेना की नाइट वाली टोली अपने स्क्वाड्स के साथ मिशन पर निकल चुकी थी। मैक्सिमस बहुत खुश था कि उसे ये मौका मिला, मगर जल्द ही उसकी सोच बदल जाती है जब नाइट टाइटस उसका अपमान करता है और मैक्सिमस से किसी जानवर की तरह पेश आता है। ये नाइट टाइटस अपने लोकेशन से बहुत दूर लैंड करता है। मैक्सिमस उसके साथ एक भारी भरकम बैग लिए चल रहा था। इनके आने से एक दिन पहले विल्जिक जब जंगल के इस रास्ते से गुजर रहा था तो उसे ये गुफा दिखी, मगर वो इसके अंदर नहीं गया था। हाँ, अपने पीछे आने वालों के लिए उसने एक जाल जरूर बिछाया, अपनी शर्ट वहाँ छोड़कर, ताकि सबको यही लगे कि वो इस गुफा में जा चुका है और यहीं छुपा हुआ है। इस गुफा में एक रेडियो एक्टिव भालू रहता था जो काफी खतरनाक था। तो अगले दिन जब नाइट टाइटस और मैक्सिमस इस जगह से गुजरते हैं, मैक्सिमस को वहाँ पड़ा शर्ट और डॉग का फूट के मिल जाता है। इसका मतलब कि वो यहीं पर थे। तब नाइट टाइटस मैक्सिमस को उस गुफा में जाने के लिए कहता है, जो कि सरासर ज्यादती थी। कवच टाइटस ने पहना था, इसलिए उसे जाना चाहिए था। जब यही बात मैक्सिमस टाइटस से कहता है कि मेरे आका, आर्मर तो आपके पास है, मेरे पास नहीं, तो टाइटस उसकी बेइज्जती करता है और उसे अंदर जाने पर मजबूर भी। मगर वो रेडियो एक्टिव भालू फिर भी टाइटस पर ही हमला करता है। वो दुम दबाकर भागने लगा, मगर वो विशाल भालू उसे छोड़ने वाला कहाँ था। मैक्सिमस नाइट्स को बहुत मानता था, मगर टाइटस की ये बुज़दिली देखकर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इतना शक्तिशाली कवच पहने एक भालू से डर रहा है। टाइटस मदद के लिए चिल्ला रहा था। गन लिए मैक्सिमस उसके करीब आकर उस भालू के सर में गोली दाग देता है, मगर उसने टाइटस को जख्मी जरूर कर दिया था। वो हेलमेट हटाने के आदेश देता है। खैर, उस कवच में एक बहुत ही बुरा और गधा इंसान था जो कि इस युद्ध से तंग आ गया था। वो मैक्सिमस को ही गालियां देने लगा, उसे बुरा भला कहने लगा, यहाँ तक कि वो इस सब का दोष उसे दे रहा था कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ और वापस जाकर मैं तुम्हें मौत की सजा दूंगा। टाइटस जख्मी था, उसे एक दवा की जरूरत थी, मगर उसकी ये बातें सुनकर मैक्सिमस गुस्से से पागल हो रहा था। वो टाइटस से कहता है कि इस कवच को पहनने का मतलब है इंसानियत की रक्षा करना और तुम इसके लायक नहीं। टाइटस हंसते हुए पूछता है कि क्या तुम हो, तुम्हें मौत की सजा होगी अगर मुझे कुछ हुआ तो। मैक्सिमस कहता है कि अगर मैं शिकार को वापस ले गया तो मुझे सजा नहीं होगी, और ऐसे ही वो टाइटस को मरने देता है। उसके मरते ही मैक्सिमस उस आर्मर को खुद पहन लेता है, जो कि उसका एक सपना था। और अब प्लान ये है कि वो शिकार को यानी उसे विल्जिक को ढूंढकर उसे धर्म गुरु के पास ले जाएगा। हो सकता है वो उसे नाइट भी बना दे। तो विल्जिक की तलाश में मैक्सिमस भी फिली में पहुंचा। कूपर जैसे ही लूसी को मारने वाला था वो दोनों के बीच आ जाता है, लूसी को बचा लेता है, जो कि उसे बहुत अच्छा लगा। मैक्सिमस अब कूपर से लड़ने लगा। लूसी और जैन जख्मी विल्जिक को लिए अंदर जाते हैं, जहां जैन विल्जिक को एक नकली टांग लगा देती है जो कि काफी दर्द भरा था। विल्जिक अब भी जाना चाहता था, उसके पास जो भी चीज थी वो उसे किसी को देने वाला था, मगर जैन कहती है कि तुम मरने वाले हो, तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें मदद की जरूरत है और कोई भरोसे लायक था नहीं। तो वो जैन से कहता है कि ये काम इस वॉल्ट से आई लड़की को दो, ये जुबान की पक्की है, ये धोखा नहीं देगी। लूसी मना करती है कि मुझे अपने पिता को ढूंढना है। तब जैन उसे बताती है कि असल में मोल्डेवर ही मेरी क्लाइंट है, विल्जिक को उस तक पहुंचाना ही तुम्हारे लिए एक अच्छा बहाना होगा उससे मिलने का। ये सुनकर लूसी इसके लिए तैयार हो जाती है और विल्जिक को लिए वो वहाँ से निकल गई। बाहर मैक्सिमस और कूपर लड़ रहे थे, मगर जब कूपर का एक पैर फंस जाता है, मौका पाकर कूपर उसकी आर्मर में खास चीज को डैमेज कर देता है, जिससे मैक्सिमस को वहाँ से निकलना पड़ा था। ये सूट आयरन मैन के सूट की तरह उड़ भी सकता था। लड़ाई के दौरान कूपर ने विल्जिक के डॉग को बुरी तरह घायल कर दिया था। अच्छा, फॉलआउट की दुनिया में कुछ ऐसे मेडिसिन का आविष्कार हुआ है जो तुरंत ही जख्मों को ठीक कर सकता है। तो कूपर उस डॉग को बचा लेता है। उसका इलाज करके विल्जिक उसके हाथ से निकल गया था, जिसका पीछा कूपर को करना था। फिली शहर से काफी दूर आने के बाद
एक रेगिस्तान में ये दोनों रुक जाते हैं क्योंकि विल्जिक की हालत बहुत बुरी थी, उसका बहुत खून बह चुका था। वो लूसी से कहता है कि मैं और आगे नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हें मेरा सर मोल्डेवर तक पहुंचाना होगा। ये बहुत जरूरी है क्योंकि मेरे पास जो है वो इस दुनिया की तकदीर बदल सकता है। मैं चाहता हूँ मेरे मरने के बाद तुम मेरा सर काटो, उसे ले जाने में आसानी होगी। ये सुनते ही लूसी को अच्छा नहीं लगता, ना ही वो ऐसा कुछ करने वाली थी, मगर विल्जिक ने पहले से ही कुछ दवाइयाँ काली थी। वो कहता है कि मैंने इसलिए ये किया कि जब तुम मेरा सर काटो तुम्हें बुरा ना लगे। वो खुद ही उसे आरी देकर मर जाता है। अंत में लूसी मजबूर हो जाती है तो वही करती है जो विल्जिक ने उसे कहा था, और यहीं पर एपिसोड 2 का अंत होता है। दोस्तों ये कहानी कंटिन्यू है। इस बार शुरुआत होती है तो हमें कूपर हावर्ड का अतीत दिखाया जाता है। महायुद्ध से पहले वो काफी मशहूर फिल्म स्टार था और बहुत अच्छा इंसान भी। ये हमें तब पता चलता है जब वो फिल्म शूटिंग के दौरान किसी को मारने पर सवाल उठाता है, क्योंकि कूपर सिर्फ अच्छे शेरिफ का ही रोल किया करता था। ये वो समय था जब अमेरिका पर परमाणु युद्ध का खतरा तो था ही, इसके अलावा चाइना और रशिया से छोटे मोटे युद्ध भी चल रहे थे। ऐसे भी कुछ लोग सामने आए जो कम्युनिज्म का साथ दे रहे थे। अमेरिकन सरकार ऐसे लोगों को तुरंत ही जेल में डाल दी थी। कूपर की पत्नी का नाम बार्ट था। इन दोनों की एक बेटी भी थी जेनी, जिसे हमने कहानी के शुरू में देखा था। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बार्ब वॉल्टेक कंपनी के लिए काम करती थी और काफी ऊंचे ओहदे पर थी। ये महायुद्ध से कुछ समय पहले की बात है जब वॉल्टेक कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया था, जिसमें अंडरग्राउंड बंकर यानी वॉल्ट भी शामिल थे। वॉल्टेक कंपनी इतनी अमीर थी कि आधे से ज्यादा अमेरिका को वही कंट्रोल करते थे। कूपर अपने एक्टिंग करियर को छोड़ना चाहता था। किसी जमाने में जब अमेरिका पर हमला हुआ था तो उसने युद्ध में भी हिस्सा लिया। अब उसका सपना था कि वो दूर कहीं देहात में चला जाए और वहाँ खेती बाड़ी करे, जानवर पाले। मगर उसकी पत्नी बार्ब की सोच अलग थी। उसका पूरा ध्यान अपने काम पर था। वो चाहती थी कि उन्हें वॉर्स में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह मिले। मतलब अगर युद्ध की शुरुआत होती है तो सच तो ये था कि कूपर को अपनी पत्नी का काम पसंद नहीं था, ना ही उसे वॉल्टेक में कोई दिलचस्पी थी, मगर वो कुछ कह नहीं सकता था। यहाँ तक कि वो इतना मजबूर था कि उसे वॉल्टेक कंपनी के लिए कुछ एड्स भी बनाने पड़ते हैं, जिसमें वो वॉल्टेक के अंडरग्राउंड बंकर्स को प्रमोट करता है ताकि लोग इन वॉल्स के लिए पैसा दे। ये घर जैसे ही हुआ करते थे। और यहाँ कूपर वो मशहूर तंबाकू वाला पॉज देता है जो इतना मशहूर हुआ कि वॉल्टेक कंपनी को इससे काफी फायदा हुआ और इसे ही उन्होंने अपना लोगो बना लिया। ये तो थी कूपर की कहानी। आने वाले एपिसोड में हमें कुछ और बातें भी पता चलेगी। अब आते हैं प्रेजेंट की कहानी पर, यानी महायुद्ध के 200 साल बाद की कहानी पर। पिशाच कूपर विल्जिक और लूसी की तलाश में उसे रेगिस्तान में पहुंच गया, जहां उसे सिर्फ विल्जिक के बिना सर वाला शरीर मिल जाता है, जिससे वो समझ गया कि सर में कुछ खास बात है। यहाँ हमें इन पिशाचों के बारे में एक नई बात पता चलती है कि इन्हें खास तरह की दवा लेनी पड़ती है। अगर ये उसे ना ले तो ये बदल जाएंगे हैवानों में, बिल्कुल ज़ॉम्बीज बन जाएंगे। अपना नाम, अपनी याददाश्त, ये सब कुछ खो देंगे और फिर ये वापस से ठीक नहीं हो सकते। तो शायद इसीलिए कूपर बाउंटी हंटर का काम करता है ताकि वो अपने लिए ये दवा खरीद सके। खैर अब वो उन्हीं निशानों के पीछे जाने लगा। वहाँ दूसरी तरफ हमें लूसी दिखाई जाती है जो उसी कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से आगे बढ़ रही थी जो जेन ने उसके डिवाइस में एंटर किए थे, मतलब जहाँ उसे मोल्डेवर मिलने वाली थी। रात बिताने के लिए वो एक जगह रुकती है। विल्जिक के सर में वो एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा देती है ताकि सर उससे कहीं खो ना जाए। फिर वो चेक करती है कि इसमें ऐसी क्या खास बात है। तब उसे रोशनी का एक छोटा सा ट्यूब नजर आया। समझ गई वो कि शायद यही वो खास चीज है जो दुनिया की तकदीर बदल सकती है। अगले दिन जब वो झील के किनारे थी तो पानी से एक राक्षस बाहर निकलता है, उस पर हमला करता है। इस हमले में लूसी तो बच गई, मगर उसके पास विल्जिक का जो सर था राक्षस उसे ले गया। हैरानी से वो पानी की ओर देख रही थी कि तभी कूपर वहाँ पहुँच जाता है। बंदूक ताने वो लूसी से पूछता है कि बताओ वो सर कहाँ है। लूसी कहती है कि मुझसे वो खो गया। वहाँ कुछ वेस्ट देकर कूपर को समझ आ जाता है कि उसे गलपर नामी राक्षस ले गया। तो वो लूसी को चारा बनाकर बार बार उसे पानी में डुबोता है ताकि वो राक्षस उसे खाने आए, जिसे कूपर उसे मार देगा और उसके शरीर से वो सर निकाल लेगा। मगर बदकिस्मती से ऐसा होता नहीं। जब वो गलपर नामी राक्षस लूसी पर हमला करता है और उसे निकलने की कोशिश करता है तो तब अपनी जान बचाने के लिए वो कूपर के बैग से उसे मार मार के खुद को आजाद करने की कोशिश कर रही थी। फिर उसे कुछ हासिल तो नहीं होता। विल्जिक का कुत्ता जब राक्षस पर हमला करता है तो वो वापस से पानी में चला गया और सर इन्हें ना मिल सका। ये देख करके वो सारी ट्यूब्स टूट चुकी है, मतलब कि वो दवा जो कूपर कुछ समय के बाद लेता रहता था उसे बहुत गुस्सा आता है। वो लूसी को रस्सी से बांधकर कहीं ले जाने लगा। रेगिस्तान से गुजरते समय लूसी को बहुत प्यास लगी थी, मगर कूपर उसके सामने पानी पी लेता है और उसे एक बूंद नहीं देता। आगे हम जानेंगे कि कूपर लूसी को कहाँ ले जा रहा है। अब जाते हैं मैक्सिमस के पास जो अभी भी फ्री में है, मगर उसके आर्मर में खराबी आ चुकी है क्योंकि कूपर ने उसके पुर्जे को डैमेज कर दिया था। इसलिए वो एक जगह रुकता है, सूट से बाहर निकलता है। वो पुर्जा जो खराब हो चुका था उसे लिए वो शहर में आया जहाँ वो उसे रिपेयर करना चाहता था, मगर उसके पास पैसे कम थे। वैसे यहाँ कॉइन्स की जगह बॉटल खेप चलते हैं, तो मैक्सिमस अपना एक दान बेचकर कॉइन हासिल करके उस पुर्जे को रिपेयर करवा देता है। मगर जब वो वापस आया कुछ गुंडे उसके आर्मर को खोलने की कोशिश कर रहे थे। उनसे लड़ता है मगर वो तादाद में ज्यादा थे। आर्मर के लिए मैक्सिमस किसी भी हद तक जा सकता था, इसलिए वो पीछे नहीं हटता।
और मार खाने के बाद भी वो उन लोगों का सामना करता है और किसी तरह जब उसका एक हाथ आर्मर तक पहुंच गया तो वो उन लोगों में से एक का सर कुचल देता है, जिससे बाकी सब डर जाते हैं और भाग जाते हैं। ब्रदरहुड सेना वालों ने रेडियो पर मैक्सिमस को संदेश भेज दिया था कि वो नए स्क्वायर को भेज रहे हैं। उन्हें नहीं पता था कि नाइट टाइटस मर चुका है और अब मैक्सिमस ने खुद को नाइट बना दिया है आर्मर पहनकर। फिर मैक्सिमस के मना करने के बावजूद वो एक स्क्वायर को वहाँ भेज देते हैं। मैक्सिमस जल्दी से आर्मर पहन लेता है ताकि वो उसे देख ना ले। मैक्सिमस को हैरानी भी हुई क्योंकि ये सैनिक जिसका नाम टेरियस है असल में ये मैक्सिमस से नफरत करता था और बेस पर हर समय से मारता रहता था। मैक्सिमस उसे मारना चाहता था मगर चूंकि टेरियस को अंदाजा नहीं था आर्मर में कौन है तो वो मैक्सिमस से रहम की भीख मांगता है। अब मैक्सिमस ठहरा दिल का अच्छा इसलिए वो उसकी जान बख्श देता है और अपने नाइट होने के मजे लेने लगा, जैसे उसे किसी गुलाम की तरह ट्रीट करना। टेरियस से मैक्सिमस को ये मालूम हुआ कि कोई भी अगर उस शिकार को वापस ले आएगा तो उसे बिहड़ इलाका इनाम में दिया जाएगा और रास्ते में जो भी आए उसे खत्म कर दे। मतलब कि हर कोई उस शिकार को पाने के लिए बेताब है। मैक्सिमस जानता था कि शिकारी यानी विल्सिक उस लड़की के साथ गया है, इसलिए दोनों उसके पीछे जाने लगे। तब टेरियस आर्मर में पानी भर रहा था। मैक्सिमस उससे पूछता है कि मेरे उस स्क्वायर के बारे में मुझे कुछ बताओ। असल में वो अपने बारे में जानना चाहता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते थे। अब जब भी कोई आर्मर में होता है उसकी आवाज बदल जाती है, भारी हो जाती है। उसे जानता था, इसलिए पहचानना मुश्किल होता है कि अंदर कौन है। टेरियस कहता है कि वो एक अच्छा इंसान था, बस मैंने इसलिए उसे बकरा बनाया क्योंकि पहले लोग मुझे तंग किया करते थे तो खुद को बचाने के लिए मैंने उसे सामने कर दिया। चलते चलते मैक्सिमस उस पिशाच की बात करता है कि मैंने शिकार को पकड़ लिया था मगर वो बीच में आ गया। टेरियस कहता है कि उसके रेडिएशन को ट्रैक करके हम उस तक पहुंच सकते हैं। तो उसे ट्रैक करते करते ये दोनों उस झील तक पहुंचे जहाँ मैक्सिमस उस राक्षस से लड़ता है। टेरियस भी उसकी मदद करता है, दोनों से किनारे पर ले आते हैं जो वो टेरियस को निगलने वाला था। मैक्सिमस ने उसे पकड़ लिया था। ज्यादा देर पानी से बाहर रहने पर उस राक्षस की मौत हो जाती है और वो सब कुछ उगल देता है जिसमें वो सर भी था और सर पाकर ये दोनों बहुत खुश थे क्योंकि अब इनका मिशन पूरा हुआ और वापस जाकर इन्हें काफी कुछ मिलने वाला है। अंत में हमें वॉल्ट 33 दिखाया जाता है जहां उस हमले के बाद जितने भी रेडर्स उन्होंने पकड़े थे वो 16 थे। उन्हें कैद में रखा गया था। ये लोग उन्हें अच्छा खाना देते, अच्छे से पेश आते, मतलब वो मौत की सजा के हकदार थे। मगर वॉल्ट वालों की सोच कैसी है वो हम शुरू में समझ चुके थे। नॉर्मन और चैट ने लूसी को वॉल्ट से बाहर जाने में मदद की, इसलिए दोनों को सजा दी जाती है और सजा ये थी कि उन्हें बस अपने ओहदे से हटाकर एक दूसरे ओहदे पर लगा दिया जाता है, बस इतना ही। नॉर्मन चाहता था कि वो उन रेडर्स को सजा दे जैसे उन्होंने यहाँ कत्लेआम मचाया, मगर नॉर्मन जब भी ऐसी कोई सलाह देता था सब उसे बुरा कहते थे कि उसे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। बल्कि बाकी वॉल्ट वालों का तो मानना था कि उन्हें इन लोगों को अपनी शिक्षा देनी चाहिए, ये बेचारे लोग हैं। फिर नॉर्मन को खाना पहुंचाने के काम पर लगा दिया गया, खास करके वो स्टेरियो के लिए हर दिन खाना ले जाएगा। वो तो पहले से ही उनसे काफी नफरत करता था और अब वो अपने हाथों से उन्हें खाना दे रहा था। इस बात से उसे गुस्सा तो बहुत आता था मगर नॉर्मन बुज़दिल था इसलिए वो कुछ कर नहीं पाता था। और यहीं पर एपिसोड 3 का भी अंत होता है। आगे देखेंगे कहानी में क्या होगा। चैनल के साथ